हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एक केस डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया विद एडिनोमायोसिस। इट मीन्स दो कंडीशन यहाँ पे पेशेंट को थी, एक एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया की कंडीशन और दूसरा एडिनोमायोसिस की कंडीशन। तो इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। ये जो पेशेंट था वो विद इन 2 मंथ्स में उसकी जो कंडीशन थी वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गई थी। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया। एंडोमेट्रियम इट मीन्स जो यूट्रस के अंदर वाली लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। हाइपरप्लेशिया का मतलब क्या है कि जब वो लेयर है जब वो मोटी बनने लगती है। सो ड्यूरिंग साइकिल, पूरी जो साइकिल रहती है 28 डेज की, उसमें जो ये एंडोमेट्रियम लेयर है इसके जो मेजरमेंट है इट मीन्स ये इसका जो मेजरमेंट है वो अलग अलग रहता है। इट मीन्स जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ये सिर्फ 3 से 4 mm की रह जाएगी। जब ओवुलेशन होगा तो उस टाइम पे 10 से 12 mm तक की हो सकती है। लेटर स्टेज में ये 14 से 16 mm की हो सकती है। बट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया क्या है कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये और भी ज़्यादा थिक बन जानी। इट मीन्स जैसे कि जस्ट आफ्टर पीरियड 3 to 4 mm होनी चाहिए, पर वहाँ पे इसकी जो मोटाई रहेगी वो उससे ज़्यादा रहेगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया। एंडोमेट्रियम किस फेज में कितनी होनी चाहिए इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया। सेकंड जो कंडीशन है वो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस कंडीशन क्या है, तो वैसे तो इस पर भी मैंने एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया, बहुत सारी वीडियोस मैंने एडिनोमायोसिस कंडीशन पे बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एडिनोमायोसिस कंडीशन क्या है कि यूट्रस के अंदर अगेन जो अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जब वो सेकेंड लेयर में जाने लगती है, इट मीन्स जब वो मायोमेट्रियम में भी ग्रो करने लगती है, तो उस कंडीशन को एडिनोमायोसिस बोलते हैं। अब ये दोनों ही कंडीशन होने की वजह से एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया हो रहा है, और एक तो जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत ज़्यादा मोटी बन रही है और दूसरा वही लेयर दूसरी लेयर में भी जाके ग्रो कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यूट्रस का साइज़ है वो बड़ा होने लगेगा, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं बल्की यूट्रस। तो जब आप सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें आपको दिखाई देता है बल्की यूट्रस है, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया है, और उसके साथ साथ में एडिनोमायोसिस चेंजेस भी हैं यूट्रस के अंदर। तो ये इस तरह का पेशेंट था। अब हम बात करते हैं कि इन पेशेंट्स में अधिकतर सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एंडोमेट्रियम ज़्यादा बन रही है, दूसरी लेयर में जा रही है, तो एक तो पेशेंट को हैवी पीरियड्स की शिकायत रहती है। इट मीन्स जब भी उसको ब्लीडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी। दूसरा, उसकी साइकिल इरेगुलर भी हो सकती है। तो नॉर्मली जो साइकिल की ड्यूरेशन है वो 21 से 35 डेज में आनी चाहिए, पर यहाँ पर जो पीरियड्स हैं वो 20 डेज से पहले भी आ सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में पेशेंट को पीरियड होंगे और पीरियड्स का ड्यूरेशन भी जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसको कंटिन्यूस ब्लीडिंग रहती है। सेकंड जो इसमें सिम्टम देखने को मिलता है वो है पेनफुल पीरियड, क्योंकि एंडोमेट्रियम लेयर दूसरी लेयर में ग्रो हो रही है, फिर वहाँ से भी वो शेड होगी थोड़ा, तो उसकी वजह से पेशेंट को क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये दो मेन सिम्टम इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं। पहला हैवी ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग होना, और दूसरा पेनफुल पीरियड्स की शिकायत रहना। सो दिस वॉज द केस। पेशेंट की एज जो थी वो 22 ईयर्स थी। हाँ, आजकल ये जो कंडीशन है वो यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि मेरे पास 90% जो पेशेंट हैं वो इसी चीज़ के हैं, एडिनोमायोसिस के हैं, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेशिया के हैं, और वो भी यंग जनरेशन में। इट मीन्स 20 से लेकर 26 तक एज तक के पेशेंटों को ये कंडीशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसका मेन कारण है आपका लाइफस्टाइल, आपके फूड हैबिट्स जो हैं। तो इन दो वजह से ये चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये केस था उस पेशेंट की एज थी 22 ईयर्स। पेशेंट की मेन कंप्लेन क्या थी, तो मेनोरेजिया। इट मीन्स उसको इरेगुलर ब्लीडिंग थी लास्ट 2 ईयर्स से। मेनार्के जो था पेशेंट का वो 13 ईयर्स में था जब उसको पीरियड्स आए, तो वो नॉर्मल थे पीरियड्स, बट अभी लास्ट 2 ईयर्स से उसको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। तो एज यूजुअल पेशेंट सबसे पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट लेता है, तो हार्मोनल टैबलेट्स पेशेंट ने लिए। हार्मोनल टैबलेट्स जब पेशेंट ले रहा था तो उसकी ब्लीडिंग थोड़ा कंट्रोल थी, पर जो ब्लीडिंग थी वो हर 15 से 20 दिन में रिवर्स हो रही थी। पहले जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो 2-3 साइकिल जो पीरियड्स थे वो पेशेंट को रेगुलर आए, लेकिन उसके बाद में फिर जो साइकिल की ड्यूरेशन है वो कम होती चली गई और पेशेंट को हर 15 से 20 दिन में ब्लीडिंग होने लगी। जब पेशेंट मेरे पास आया तो उसकी कंडीशन ये थी कि आफ्टर टेकिंग हार्मोनल पिल्स ऑल्सो उसकी जो ब्लीडिंग थी वो बंद नहीं हो रही थी। उसकी जो लास्ट पीरियड डेट थी वो 1.5 मंथ पहले की थी। इट मीन्स कि उसको 1.5 महीने से ब्लीडिंग या फिर कभी स्पॉटिंग, कभी ब्लीडिंग, कभी स्पॉटिंग, इस तरह से कंटिन्यूस शुरू थी। ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी 1.5 महीने से। और उसकी रिपोर्ट्स जब मैंने देखी तो उसमें यूएसजी में यही कंडीशन उसमें मेंशन थी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया विद एडिनोमायोसिस। जैसे कि आप रिपोर्ट देख सकते हैं, तो इसमें ये कंडीशन पेशेंट की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने फिर उसको क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया। तो सबसे पहले समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया की कंडीशन है। इट मीन्स अगर हम देखेंगे तो उसकी बॉडी में वात और पित्त दोष दोनों का बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखा है, जिसकी वजह से पेशेंट को इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है।
दूसरा मेनोरेजिया की कंडीशन जो है आयुर्वेद में किससे कोरिलेट की जाती है, अश्रिक दर्द से। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चूज़ किया वो अश्रिक दर्द चिकित्सा चूज़ की, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट को क्या कराना रहता है कि उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, क्योंकि पेशेंट 1.5 महीने से परेशान है, कंटिन्यूस उसको ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसकी ब्लीडिंग पहले बंद होनी चाहिए, तभी पेशेंट आगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेगा। अगर उसकी पहले ब्लीडिंग बंद हो जाती है तो यहाँ पर जो भी ड्रग्स मैंने यूज़ किए वो स्तंभन चिकित्सा यूज़ की, ताकि जो पेशेंट की ब्लीडिंग है वो कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पर जो मैंने उसको मेडिसिन यूज़ किए वो रक्त स्तंभक वटी बहुत अच्छे से काम करती है ब्लीडिंग को कम करने के लिए। सेकेंड प्रदरांतक रस, और थर्ड मैंने लोद्रासव और अशोका रस दोनों का कॉम्बिनेशन दिया। तो स्टार्टिंग में मैंने पहले पेशेंट को ये मेडिसिन दिए, विद इन 7 to 8 डेज पेशेंट की जो ब्लीडिंग थी वो कम्प्लीटली स्टॉप हो गई। उसके बाद में ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद में जो रक्त स्तंभक टैबलेट थी वो मैंने स्टॉप कर दी, बाकी जो रेस्ट टैबलेट थी वो कंटिन्यू रही, और उसी के ही साथ साथ में मैंने यहाँ पर ऐड किया पंचतिक्त घृत और पुष्यानुपचूर्ण। लेटर ऑन मैं आपको इन सब का एक्शन भी बताऊंगी कि इन मेडिसिन का क्या एक्शन रहता है और कैसे ये वर्क करती हैं। तो इस तरह का ये पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पेशेंट को मैंने दिया। उसका फिर जो नेक्स्ट साइकिल आई वो आफ्टर 25 डेज में उसको नेक्स्ट पीरियड आया, और वो भी जो पीरियड आया वो उसका प्रॉपर पीरियड था, मीन्स विद इन 6 to 7 डेज में उसके ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो गई। फर्दर नेक्स्ट मंथ पेशेंट को मैंने सेम कंटिन्यू मेडिसिन दी, लोद्रासव, अशोकारिष्ट, पुष्यानुपचूर्ण, पंचतिक्त घृत, साथ में नित्य विरेचन के लिए वहाँ पर मैंने ऐड किया त्रिवृत लेह। कंटिन्यूस 1 मंथ ये मेडिसिन मैंने दी, एंड अगेन पेशेंट को करेक्ट टाइम पे 28 डेज में उसकी साइकिल आई, और जो पीरियड्स थे वो भी एकदम नॉर्मल थे। 4 to 5 डेज में पेशेंट की ब्लीडिंग बंद हो गई। ब्लीडिंग बंद होने के बाद में हमने रिपीट सोनोग्राफी कराई, तो जैसे कि आप रिपोर्ट देख सकते हैं नॉर्मल USG रिपोर्ट पेशेंट का आया। तो विद इन 2 मंथ्स में जो ये कंडीशन थी वो पूरी तरह से रिजॉल्व हो गई। अब आप पूछेंगे कि क्या हर पेशेंट में ऐसी कंडीशन रहती है, तो नहीं, हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग रहती है। किस में कौन सी जो बीमारी है वो कितने टाइम से शुरू हुई है, उसको ठीक होने के लिए उतना ही टाइम लगता है। अगर कोई भी डिजीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है तो उसको 4-5 महीने भी लग सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो डिपेंड करती है कि पेशेंट की बॉडी मेडिसिन पे कैसे रिएक्ट करती है, कितना जल्दी हील करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने अशोकारिष्ट क्यों चूज़ किया। तो अशोकारिष्ट में मेन जो है अशोक है। अशोक जो है वो स्तंभन का भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और उसके साथ साथ में इसमें एक कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं कीटोस्टेरोल, जो कि सेल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इट मीन्स जो कि एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो रही हो उसको कम करने में हेल्प करता है। सेकंड लोद्रासव, तो लोद्र जो है अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, वातानुलोमन का काम करता है, और रक्त स्तंभन का भी काम करता है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, इन्फ्लेमेशन भी था, पेशेंट को पेन भी था, तो वात का अनुलोमन करेगा, ब्लीडिंग को कम करेगा, और उसके साथ साथ में जो भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है उनको कम करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंचतिक्त घृत की। तो पंचतिक्त घृत जो है वो त्रिदोष शामक है, स्पेशली पित्त का भी शमन करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है निम्ब है, पटोल है, कंठकारी है, गुड़ूची है, वासा है। तो इन सारी जो ड्रग्स हैं उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एस्ट्रिंजेंट, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग को भी कम करने में हेल्प करता है। सो अगेन ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह वर्क करता है। पेशेंट को नित्य विरेचन पे इसलिए दिया कि अगेन जो नित्य विरेचन होने की वजह से जो वात है एक तो वो प्रॉपर रहेगा, दूसरा उसके साथ साथ में पित्त का भी शमन रहेगा। तो इस तरह का ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने यहाँ पे अडॉप्ट किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस केस। और इसके साथ साथ में पेशेंट को डाइट प्लान भी दिया गया। जो भी डाइट में, यानी कि ऐसी डाइट हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकती हैं या फिर पित्त को बढ़ाने का काम करती हैं, वो हमको डाइट से बिल्कुल कट डाउन कर देना है। स्पेशली स्पाइसेस कट डाउन कर देने हैं, बाहर के बेकरी आइटम्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, वो सारी चीज़ें कट डाउन कर देनी है। तो विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन ये कंडीशन विद इन 2 मंथ्स में कम्प्लीटली ठीक हो गई। तो डिपेंड करता है, पेशेंट जितनी जल्दी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेगा उतनी जल्दी उसकी जो कंडीशन है वो रिजॉल्व हो सकती है। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा या फिर नहीं लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से और केस डिस्कशन करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं, तभी मुझे पता चलेगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।